नाउ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? ओके, मतलब कि भारत के अंदर फेडरलिज्म को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, देखो, फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट खाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कुछ नहीं होगा, उसके अलावा भी काफी सारी चीजों की जरूरत है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज नॉट merely बिकॉज ऑफ द क्लियरली laid आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारत के अंदर फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रावधानों के कारण या प्रोविजंस के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. Okay, भारत के अंदर फेडरलिज्म का जो रियल सक्सेस है उसका रीजन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारा देश का। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. ओके, और ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके कारण फेडरलिज्म के स्पिरिट, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ भारत में लोग ऐसा नहीं चिल्लाते रहते हम सब एक समान, हम सब एक समान। ऑब्वियसली वी आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, वी हैव डिफरेंट रिलीजियंस, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, बट हमें फिर भी साथ मिलकर रहना पसंद है इन दिस वन पर्टिकुलर कंट्री विच इज कॉल्ड भारत। ठीक है, देयर इज अ डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर। जो सही माने में सच्चे हिंदुस्तानी लोग हैं ना, दे हैव द डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर एंड दैट बिकेम द शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। और ये आइडियल्स के कारण ही देश आज भी एकजुट खड़ा है। बाकी तो खाली दो दो या तीन तीन लैंग्वेजेस होती है ना, फिर भी देश के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स दुनिया के अंदर हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, बट भारत के अंदर इतनी भाषाएं, सारे मेजर रिलीजियंस रहते हैं, ट्रेडिशन कस्टम अलग है, ठीक है, खान पान अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है, बट फिर भी लोग एकजुट होकर रहते हैं बिकॉज पीपल इन दिस कंट्री हैव डिजायर टू लिव टुगेदर। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं। उनको मजा नहीं आता कि भाई भारत एक होकर है, ऐसा कैसे एक रह सकता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े करने वाली गैंग बहुत ही बड़ी है। ठीक है, मुट्ठी पर लोग है, ओके, जो भारत के टुकड़े चाहते हैं ऐसे, वोट एवर ऐसा जताएंगे तो ऐसे वैसे, उनसे ज्यादा किसी को चिंता ही नहीं है भारत की। ओके, बट उनका रियल इंटेंशन कुछ और ही होता है। बट स्टिल इंडिया इज वन सिंगल नेशन बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सी भारत में आप देखो ना, सारे के सारे स्टेट्स लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है ना? गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ओके, उसी तरह जितने अलग अलग स्टेट्स है वहां पर कोई ना कोई लैंग्वेज स्पेशली बोली जाती है। The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. लिंग्विस्टिक स्टेट का जो क्रिएशन था वो फर्स्ट और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे देश के अंदर। ये टेस्ट ही था। लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के बाद या बनाने के वक्त जो लीडर्स थे उनको ये चिंता तो जरूर थी कि कई लैंग्वेजेस के ऊपर से कई देश ही अलग ना मांग ले, बट फिर भी उन्होंने दिल पर पत्थर रख के स्टेट बनाए, एक्सपेरिमेंट किया। If you look at the political map of India, when it was began its journey, okay, when it began its journey at a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes. आप 1947 का मैप देखो और 2019 में अभी भारत की हालत देखो। ठीक है, तो जो बदलाव आया है भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, यूजुअली हर स्टेट्स की बाउंड्रीज के अंदर, तो आपको काफी हैरानी होगी उससे, यू विल बी सरप्राइज्ड। Many old states have vanished and many new states have been created. काफी सारे पुराने स्टेट्स वैनिश हुए, काफी सारे नए स्टेट्स बने। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। हाँ, एरियाज बदली, बाउंड्रीज बदली, काफी सारे राज्यों की तो नाम भी बदले। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. Okay, 1947 के अंदर जो उससे पहले के जो स्टेट्स थे, ओल्ड स्टेट्स जो थे, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया ताकि नए स्टेट्स बनाए जा सके। This was done to ensure that people who speak the same language lived in the same state. ऐसा क्यों किया गया? ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट के अंदर रहे। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. और कुछ स्टेट लैंग्वेज को लेकर नहीं, कल्चर है, एथनिसिटी है, जियोग्राफी है, ठीक है,
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। एंड दिस इंक्लूड्स द स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, कि ये वो वाले स्टेट है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, जिनको लैंग्वेज बैरियर के कारण नहीं बट दूसरे कारणों से, दूसरे कारण में कल्चर हो सकता है, एथनिसिटी हो सकती है, या फिर जियोग्राफिकल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। When the demand for the formation of states on the base of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब लैंग्वेज के ऊपर से लोगों ने डिमांड की कि स्टेट बनाए जाए, तब कुछ नेशनल लीडर्स को ये डर लगा कि भाई कहीं इससे देश का विभाजन ना हो जाए, कहीं कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, तो थोड़ी समय के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रेजिस्ट किया, ये भाई नहीं होगा नहीं होगा ऐसे। But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. But experience ये बताता है कि formation of linguistic state has actually made the country more united. कि linguistic states के formation के कारण country ज़्यादा united बना है। ठीक है? It has also made administration easier, और administration भी easy हो गया ना, वरना मान लो कि भाई अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितनी तकलीफ पड़ जाती। बट अभी गुजरात के अंदर अगर सब सारे के सारे लोगों को गुजराती आता है तो गुजराती लैंग्वेजेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा तो ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाता है। और दूसरी तरफ जो डर था कि भाई लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका उल्टा हुआ, कंट्री ज्यादा मजबूत बना लैंग्वेज के ऊपर से स्टेट बनने के बाद। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी, A second test for Indian Federation is the language policy. इंडियन फेडरेशन का दूसरा टेस्ट जो है ना वो लैंग्वेज पॉलिसी है। Our constitution did not give the status of national language to any one language. भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो बात अलग है, बट वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, कोई ऐसा कहीं पर सुनाई दे ना कि भाई विच इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, किसी भी एक को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं। हम कोई भी चीज को नेशनल कब बोल सकते हैं? जब सारे के सारे सिटीजन्स उस कंट्री के माने कि भाई हाँ ये हमारा नेशनल ये है। ठीक है, बट ज्यादातर लोग अगर माने ही नहीं तो दैट थिंग इज नॉट नेशनल। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। बट पूरे भारत के अंदर मदर टंग हिंदी नहीं है, 40% लोगों की मदर टंग है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages, और दूसरी लैंग्वेजेस को बचाने के लिए काफी सारे safeguards है। And besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution, और हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको स्थान मिला है। मतलब कि टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर व्हिच आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। A candidate in an examination conducted for central government position may opt to take the examination in any of these languages. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिलेक्ट होने के लिए अगर कोई भी बंदा एग्जामिनेशन देता है, ठीक है, तो वो इस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के अंदर अपने क्वेश्चन पेपर को चुन सकता है। ठीक है, एग्जामिनर्स को यूजुअली चॉइस दी जाती है कि भाई आपको अपना क्वेश्चन पेपर कौन सी भाषा में चाहिए, तो वो भाषा में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर गुजराती है, तमिलनाडु के अंदर तमिल है, केरला के अंदर मलयालम है, ऐसे। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स, और गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर ही होता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका में तो सिन्हालिस लैंग्वेज थोपी गई थी लोगों पर, बट भारत के अंदर हिंदी लैंग्वेज थोपी नहीं गई है। जितने लोगों को एक्सेप्ट करना है वो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा बहुत ही कॉशियस एटीट्यूड रखा है। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश भाषा का जो यूज है, ठीक है, वो 1965 में बंद हो जाना था, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस इसके लिए खास करके।
However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. But काफी सारे non-Hindi speaking states जो थे उन्होंने क्या डिमांड की कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग कंटिन्यू रखना है, इंग्लिश भाषा का जो उपयोग है वो कंटिन्यू रखो. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू के वायोलेंट फॉर्म, और तमिलनाडु के अंदर तो वायोलेंट फॉर्म है, काफी क्या बोलते हैं, वायोलेंट नेचर हो गया, लोग काफी एग्रेसिव बन गए. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एग्री किया कि भाई हाँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई जाएगा. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. और काफी सारे क्रिटिक ये सोचते हैं कि ये सॉल्यूशन के कारण जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे उनको काफी फेवर मिला है. एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी, के हिंदी का जो प्रमोशन है continues to be the official policy of the government of India. कि हिंदी का प्रमोशन इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी रही है. Promotion does not mean that central government can impose Hindi on states where people speak a different language. प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो वैसे स्टेट के ऊपर हिंदी को थोप सकते हैं जहां पर कोई दूसरी भाषा बोली जाती है. वो हिंदी भाषा को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते. हाँ, होगी मेजोरिटी लोगों की मदर टंग हिंदी, but it doesn't mean that rest of the people also have to speak in Hindi language only. The flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है उसके कारण भारत के अंदर वैसी सिचुएशन नहीं हुई है जैसे कि श्रीलंका के अंदर. कि श्रीलंका के अंदर तो भाषा को लेकर काफी तंज माहौल है, काफी प्रॉब्लम्स चलते रहते आए दिन. ओके, तमिल और सिन्हालीस लैंग्वेज खास करके. एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ? सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशन है वो. Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. हाँ, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को जो रिस्ट्रक्चर किया गया दूसरा तरीका है फेडरलिज्म को मजबूत करने का. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow this arrangement. ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग की, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करती है वो तो डिपेंड करता है कि भाई रूलिंग पार्टीज है, जो लीडर्स है, वो इस अरेंजमेंट को किस तरीके से फॉलो करते हैं. नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है, उससे निचले लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अथॉरिटी क्या है, बट वो रूलर्स के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करता है. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. और काफी लंबे अरसे तक सेंटर में भी एक पार्टी थी और भारत के ज्यादातर स्टेट्स के अंदर भी वही पार्टी रूल करती थी. दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने राइट्स का इस्तेमाल ऑटोनोमस यूनिट के तौर पर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि सेंटर में भी वही पार्टी, स्टेट में भी वही पार्टी, तो ऑब्वियसली स्टेट वाले वही करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने को बोलेगी. अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और भी करना चाहती है अलग से तो सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं देगी. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. और जब ऐसा हुआ कि भाई सेंटर में कोई अलग पार्टी है, स्टेट्स में कोई अलग पार्टी की सरकार है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा से ही स्टेट गवर्नमेंट के कामों में अड़चने पैदा करने की कोशिश की है. ठीक है, उनको काम नहीं करने दिया. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. और उन दिनों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती. ठीक है, ताकि वो ओपोजिशन पार्टी वालों को कंट्रोल में रख सके. एंड दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही धांधलेबाजी कर कर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को जो जनता की चॉइस है उसको हटा देती तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान हो जाता है. बट ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. बट 1990 के बाद काफी बदलाव आया. ये सारी चीजें, ये सारी गपलेबाजी 1990 से पहले चलती थी कि 1990 के बाद तो काफी सारा चेंजेस या बदलाव आ गया इसमें. ठीक है, दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. 1990 के बाद तो जो रीजनल पार्टीज थी ना उनका दबदबा तो कंट्री के सारे काफी सारे स्टेट्स के अंदर बढ़ गया.
This was also the beginning of the era of coalition government at the center. And this was the beginning of the era of coalition government at center. The coalition government means partnership government. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली. क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद ही कोई सरकार बना सकता है, बट यहां पर उनको क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं. तो इसके कारण उनको किसी रीजनल पार्टी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी और फिर गवर्नमेंट बनानी पड़ी. और अगर किसी दूसरी रीजनल पार्टी इसके साथ पार्टनरशिप की है तो ऑब्वियसली अब वो उनकी इंसल्ट या उनको ऐसे ही निकाल नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके. तो ऐसे धीरे 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 जो रीजनल पार्टीज थी उनका भी दबदबा बढ़ा. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. और इसी के कारण पावर शेयरिंग का कल्चर बढ़ा और जो रिस्पेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो भी बढ़ी. And this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. और ये जो चेंज था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया. और सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट के बाद अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये काफी मुश्किल हो गया कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही मन चाहे तरीके से डिसमिस नहीं कर सकती. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. है तो फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो आज की तारीख में ज्यादा इफेक्टिव है. ओके, देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में है उसके बाद इतना फेडरल सिस्टम मजबूत नहीं था. ओके, बट आज की तारीख में फेडरलिज्म इज मोर पावरफुल. आप यहाँ पर देखो कार्टून में देख सकते हो स्टेट प्लीड्स फॉर मोर पावर. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है. ओके, तो वो यहाँ पर इतना बड़ा वेसल लेकर खड़े हैं और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं, केरला है, मद्रास है, ओडिशा, बंगाल ने, बिहार ने, सब लाइन में खड़े. चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट्स के. ठीक है, ये उत्तर प्रदेश वाले खड़े, वो ऐसे पावर मांग रहे हैं कि भाई हमको भी थोड़ा पावर दे दो, हमको भी थोड़ा पावर. मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मजाक बनाया जा रहा है कि वो फेडरलिज्म को सीरियसली नहीं लेते, वो फेडरलिज्म को इग्नोर करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर नीचे कोalition गवर्नमेंट की बात है ना. यहाँ पर इन सब लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ये कुर्सी के ऊपर एक मेन लीडर बैठे हुए और आजू बाजू में पार्टनरशिप वाले जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ वो पार्टनर बने हैं. ओके, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? अब भारत के अंदर कितनी लैंग्वेजेस है? तो द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट. तो आंसर ये है कि भाई कोई उसकी गिनती कैसे करता है. ओके, The latest information that we have is from the census of India held in 2011. ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आगे जो दिया गया है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक है. And this census recorded more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongue. और ये सेंसस में 1300 अलग अलग भाषाएं थी भारत के अंदर जिसको लोगों ने अपनी मातृभाषा बोली है. These languages were grouped together under some major languages. और ये लैंग्वेजेस को ग्रुप बनाकर मेजर लैंग्वेजेस के अंडर रखा गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मेनी अदर्स वेर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी. हिंदी एक मेन लैंग्वेज है और ये मेन लैंग्वेज के अंदर ये काफी सारे डायलेक्ट हो सकते हैं या दूसरी सब लैंग्वेजेस हो सकती है. भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और काफी कई. ठीक है, even after this regrouping the census found 121 major languages. और ये regrouping के बाद भी 121 major languages, and of this 22 languages are now included in the 8th schedule of Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. और ये 121 मेजर लैंग्वेजेस में से 22 भाषाओं को 8th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. Others are called non-scheduled languages. और दूसरी भाषा है, these are non-scheduled. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. जहां तक भाषाओं की बात है तो पूरे दुनिया के अंदर सबसे डाइवर्स कंट्री है हमारा भारत. ठीक है ना. A look at the enclosed table make it clear that no one language
इज द मदर टंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर एक टेबल को हम ध्यान से देखें तो एक बात तो क्लियर हो गई, कोई भी एक भाषा मदर टंग नहीं है मेजोरिटी लैंग्वेज की। ओके, सारे के सारे भाषा बोलने वाले अलग अलग परसेंटेज है। आप देख सकते हो असमीज 1.26, बंगाली 8.03, और गुजराती 4.58%। उसी तरह मैथिली, मैथिली दैट इज वन ऑफ द हिंदी डायलेक्ट, ओके, 1.12%। मलयालम 2.88, ठीक है। उर्दू, तेलुगु, तमिल, संस्कृत बोलने वाले लोग भी यहाँ पर एन इसलिए लेगा क्योंकि परसेंटेज छोटा है काफी, बट देर आर स्टिल पीपल हु कॉन्वर्सेट इन संस्कृत। अभी भी संस्कृत भाषाओं में वो अपने रोज बरोज के जीवन को बिताते हैं ऐसे, ठीक है। The largest language Hindi is the most mother tongue of only about 44% Indians. हाँ, हिंदी जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो अप्रोक्सीमेटली 44% भारतीय लोग बोलते हैं। And if we add to that all those who knew Hindi as the second or third language, the total number will still less than 50% in 2011. और अगर उन लोगों को भी ऐड कर दिया जाए जिनको हिंदी आती है एज अ सेकंड और अ थर्ड लैंग्वेज, तो भी 50% के आसपास ही होता है। भारत के सारे लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता। एज फॉर इंग्लिश, ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 0.02% इंडियंस की ये मदर टंग है, उन्होंने रिकॉर्ड दिया है कि भाई हाँ हमारी मदर टंग इंग्लिश है। अनदर 11% न्यू इट एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। बाकी के जो 11% लोग हैं दे न्यू इट एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, ठीक है।